हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि पहली क्लास हो चुकी है हमारी, आज हम वहाँ जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट क्लास में हमने संविधान सभा के बारे में कुछ छोटी मोटी जानकारी हासिल कर ली थी, संविधान के बारे में हमने पढ़ा था और संविधान सभा के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। अब वहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमने संविधान सभा के बारे में जाना था, संविधान सभा के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। तो संविधान सभा के बारे में सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो अगर मैं देखूं कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो थी, तो सदस्यों की संख्या थी 389 संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी। अब जिसमें 389 में कितनी संख्या ब्रिटिश भारत से थी और कितनी संख्या देसी रियासतों से थी, क्योंकि दो टाइप के एक तरीके से चल रहे थे। तो 389 में जो संख्या थी वो 296 कितनी थी ब्रिटिश भारत की, 296 ब्रिटिश भारत की, और 296 इतनी। तो इसके अलावा और कितनी बच रही है? 93 रियासत जो आपकी बच रही है, 93 रियासत, 93 सीट्स वो रियासत की थी। तो 389 सीट थी। अब 389 सीट में 296 सीट ब्रिटिश भारत की और 93 सीट रियासत की। ब्रिटिश भारत से मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब कि जैसे आप लोगों को पता है कि जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो गया था, 1857 का रिवॉल्यूशन हो गया था, 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसके तहत ये बात बोली गई थी कि इससे पहले जो रियासतों को अधिग्रहण करने का जो एक तरीके से डॉक्ट्रिन था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की गोद लेने वाला प्रथा थी, कि उसके आधार पर क्या किया जा रहा था, रियासतों का अधिकार क्षेत्र अंग्रेज अपने उसमें ले रही थी। तो उस चीज को खत्म कर दिया गया। अब बोला गया भाई रियासत क्या है, स्वतंत्र रियासत। अब अंग्रेजों यानी अब अंग्रेज अब रियासतों को अपने अंदर अधिग्रहण नहीं करेंगे, उनको एक्वायर नहीं करेंगे। तो उस तरीके से रियासत भी बची थी। तो एक तरीके से 93 सीट रियासत को दे दी गई जो प्रिंसली स्टेट थे, और 296 सीट किसको दे दी गई? ब्रिटिश भारत को दे दी गई, जिसके अंदर आप देख रहे हो प्रेसिडेंसी, जो प्रेसिडेंसी इंडिया थी वो सारी चीजें आ रही थी कि प्रेसिडेंसी एसोसिएशन थी। तो ये सदस्य थे। अब देखो 296 ब्रिटिश भारत सदस्य, अब इनका चुनाव किस प्रकार से किया गया, इनको इलेक्ट किस प्रकार से किया गया? तो इनका जो चुनाव था, इनका चुनाव किया गया था प्रांतीय असेंबली के, प्रांतीय असेंबली के चुनाव के दौरान 1937 में क्या हुआ था? प्रांतीय असेंबली का इलेक्शन हुआ था। 1937 में प्रांतीय असेंबली का इलेक्शन हुआ था, और 1937 में जो प्रांतीय असेंबली का इलेक्शन हुआ था उसमें जो सदस्य चुने थे, जो प्रांतीय असेंबली में जो सदस्य जीत के आए थे, उन्हीं सदस्यों के द्वारा क्या किया जाना था? अब संविधान सभा की जो सीट थी, उन्हीं सदस्यों के द्वारा जो 296 सीट है उनको फुलफिल करना था, कि वही अब डिसाइड करेंगे कि आखिरकार किनको कहां पर सीट देनी है। तो इस तरीके से किया गया था। अब देखो प्रांतीय असेंबली के इलेक्शन की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अब देखो जब देश आजाद हो गया या कि देश आजाद होने वाला है, तो ना ही अंग्रेजों के पास अभी उतना समय है कि वो ये बोले कि हम फिर से एक इलेक्शन करवाएं, और ना ही भारतीयों के पास ऐसा समय है कि वो बोले कि इलेक्शन, चूंकि वो भी जल्दी से जल्दी आज़ादी चाहते थे और अंग्रेज भी जल्दी से जल्दी आज़ादी देना चाहते थे। इस उसमें क्या था कि अब नया इलेक्शन तो हो नहीं पा रहा था। तो जब नया इलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो जो प्रांतीय असेंबली है, प्रांतीय असेंबली का जो इलेक्शन है वहीं से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो प्रांतीय असेंबली का जो 1937 का जो इलेक्शन हुआ था उसी को कंडक्ट किया गया था। अब ये जो ब्रिटिश भारत थे, इनमें आखिरकार कौन कौन यानी सदस्य कौन कौन थे? एक तरीके से सदस्य, या कि मैं बोलूं कि कौन आखिरकार पार्टिसिपेट कर रहे थे 1937 के इलेक्शन में? तो आप देखते हो कि 3 कम्युनिटी को डिवाइड किया गया था। एक डिवाइड किया गया था मुस्लिम्स को, एक डिवाइड किया गया था सिख को, और एक डिवाइड किया गया था सामान्य। इट मीन्स कि जो मुस्लिम और सिख जो भी बच रहे हैं, मुस्लिम और सिख के अलावा जैसे दलित हो गए और जो दूसरे जैन बौद्ध जितने भी वो सब थे, वो सब किसके अंतर्गत आ गए थे? सामान्य के अंतर्गत आ गए थे। तो इस तरीके से प्रांतीय असेंबली का इलेक्शन किया गया था। और ये जो प्रांतीय असेंबली वाले जो इलेक्शन जो भी जीते थे,
उन्हीं सदस्यों के द्वारा क्या किया गया था, संविधान सभा के सदस्यों की सीट को फुलफिल करना था, यानी उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन होना था। और वहीं अगर मैं रियासत की बात करूं तो रियासत के प्रमुखों के साथ क्या बात थी, तो जो रियासत थे, रियासत में जो सीटों का एक तरीके से नेतृत्व जो कर रहे थे या कि जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे उनको चुनाव करना था रियासत के प्रमुखों के द्वारा, जो रियासत के वहां के प्रमुख थे उनके द्वारा करना था, ना कि रियासत की जनता के द्वारा करना था। यहां पे एक चीज ये समझिएगा कि यहां तो जनता के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यहां पे भी आप याद रखिएगा कि 1937 के इलेक्शन में पूरी तरीके से वयस्क मताधिकार नहीं था, केवल 10% लोगों को ही अधिकार दिया गया था कि वो चुनाव में भाग ले सकते हैं, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अंग्रेजों का ये कहना था कि केवल 10% लोग ही भाग लेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे, और वो भी किसके आधार पर, आपकी संपत्ति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, कर के आधार पर। और ये 10% कैसे भाग लेंगे, संपत्ति, शिक्षा और कर के हिसाब से। तो संपत्ति, शिक्षा, कर, वेल्थ हो गए, एजुकेशन हो गए, टैक्स के हिसाब से भाग लेंगे। और वहीं अगर मैं बात करूं तो रियासत के प्रमुखों के द्वारा क्या किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा किनको, जो रियासत में जो सीट है, जितनी सीट उनके लिए 93 सीट जिनके लिए नॉमिनेट की गई, तो रियासत के प्रमुखों के द्वारा नॉमिनेटेड किया जाएगा। और एक तरीके से देखना है कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी या कि जो हमारे कांग्रेस के या कि जो गांधी जी और जो दूसरे नेता थे, नेतृत्व करते थे, उनका यही एक तरीके से क्या था, विरोध था कि भाई आखिरकार जब ये देश स्वतंत्र हो रहा है और संविधान सभा में कौन जाना है, संविधान सभा में उसी व्यक्ति को जाना है जिनका चुनाव जनता के द्वारा किया गया। और यहाँ पे रियासत क्या है, रियासत वहाँ पे जनता के द्वारा नहीं चुनाव किया जा रहा, बल्कि वहाँ पे किसके द्वारा चुनाव किया जा रहा है, वहाँ के रियासत के प्रमुखों के द्वारा चुनाव किया जा रहा है। तो ये एक तरीके से हमारे जो लीडर्स थे उनका विरोध था, लेकिन बहुत ज़्यादा विरोध भी नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ऑफ क्या करना था कि रियासतों को किसी भी तरीके से मिलाना था, क्योंकि उस टाइम पे रियासतों की संख्या अगर आपको पता है तो 552 देशी रियासतों की संख्या थी, और 552 देशी रियासतों को एक तरीके से एक करना अपने में बहुत बड़ा टास्क था। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा अपनी बातें नहीं कर सकते थे, तो इसलिए फिर बोला गया कि ठीक है, ये सभी ठीक, तो ये कर दिया गया था। तो सदस्यों की संख्या से क्लियर हो गए, तो इतना किया गया था। इसके अलावा संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, संविधान सभा की पहली बैठक ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, और इसी बैठक में यह किया गया कि संविधान सभा का अध्यक्ष आखिरकार किसे नियुक्त किया जाए, किसे चेयरमैन बनाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। तो ये बोला गया कि भाई संविधान सभा के अध्यक्ष का, लेकिन ये जो अध्यक्ष का चुनाव किया गया था, ये क्या थे, ये स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि कौन थे, अस्थायी, टेम्परेरी अध्यक्ष थे। तो अस्थायी अध्यक्ष जो चुनाव किया गया था, वो चुनाव किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा का। अब ये सच्चिदानंद सिन्हा का क्यों किया गया था, क्योंकि ये कौन थे, सबसे वरिष्ठ थे, सबसे सीनियर मेंबर थे, तो इस आधार पर इनका चुनाव किया गया था। और ये सबसे वरिष्ठ, सबसे सीनियर सदस्य थे। और ये जो वरिष्ठता वाली थे कि भाई कौन सभा का अध्यक्ष चुना जाएगा, जो वरिष्ठता वाला ये फ्रांस से लिया गया था। तो अगर ये भी आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ दे कि भाई संविधान सभा में वरिष्ठ मेंबर को या कि सीनियर मेंबर को ही अध्यक्ष चुना जाता है, किस देश से लिया गया था, तो फ्रांस से लिया गया था। तो पहली बैठक हो गई थी। दूसरी बैठक आपको पता चलता है कि दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी। फिर तीसरे टाइम पे तो जो आपको शायद मैं पिछली क्लास में बताऊं उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में, कि उद्देश्य प्रस्ताव में किन किन बातों को रखा गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव तो चूंकि पिछली क्लास में पढ़ लिए तो आप वहां से एक बार देख लीजिएगा। तो ये हो गया ये टॉपिक। अब इसको थोड़ा सा भी अपन आगे बढ़ाते हैं, संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में। तो हम पढ़ते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली थी
उसके अंतर्गत हमें कुछ चीजें, जैसे अभी थोड़ा सा बताया मैं। अब देखो, जब संविधान सभा की बैठक शुरू हुई तो संविधान सभा की बैठक में पूरे 389 सदस्य नहीं आए थे। पहली बात तो वो मुस्लिम लीग के वो सदस्य जो पहले कैबिनेट मिशन की बातों से सहमत हो गए थे, उन्होंने भी अब क्या किया, अब वो संविधान सभा में ना आकर के बल्कि उन्होंने क्या, डायरेक्ट ऑपरेशन चलाया, उन्होंने डायरेक्ट कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन चलाया, ताकि उनके लिए एक अलग देश का निर्माण हो सके, मुस्लिम देश का या कि पाकिस्तान का निर्माण हो सके। उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी कार्रवाई शुरू कर दी। तो मुस्लिम लीग के सदस्य तो आए नहीं, और जो रियासत के जो प्रमुख थे जिन्हें भी भेजना था उन्होंने भी नहीं भेजा। तो इस हिसाब से जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी उसमें केवल शुरू में 211 मेंबर, 211 मेंबर ही शामिल हुए थे, 211 सदस्य केवल शामिल हुए थे। फिर जब अस्थायी अध्यक्ष तो चुन लिया गया, लेकिन अब हमारे लिए जरूरी था कि शुरुआती टाइम पे तो अस्थायी अध्यक्ष हो गए, लेकिन अब कोई एक परमानेंट हमारा चेयरमैन होना चाहिए संविधान सभा का। तो फिर परमानेंट मेंबर या कि स्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ। और जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन जो उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष 2 व्यक्ति थे। तो उपाध्यक्ष आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। उपाध्यक्ष 2 व्यक्ति थे, एक थे टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी, और दूसरे थे सीएन मुखर्जी। तो पहले व्यक्ति का नाम था टीटी कृष्णामाचारी और दूसरे व्यक्ति का नाम था सीएन मुखर्जी। तो ये 2 व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। अब जब संविधान सभा की कार्यवाही हो गई तो अब संविधान सभा की कार्यवाही के अंदर और कुछ बातें रखी गई। अब फिर उसके बाद स्वतंत्रता अधिनियम आया। ये तो संविधान सभा के बारे में था कि संविधान सभा का गठन हो गया जब देश आजाद हो गया। तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। जब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया तो आखिरकार क्या अंतर आ गया, उस चीज को भी आपको समझने की जरूरत है कि जब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया तो आखिरकार क्या क्या आपके अंदर चेंजेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो चेंजेस ये देखने को मिल रहा है कि स्वतंत्रता अधिनियम के बाद ही आपकी जो संविधान सभा थी वही देश की पहली संसद बन गई। तो जो आपकी संविधान सभा थी वही देश की क्या बन गई, पहली संसद बन गई। पहली संसद, पहली पार्लियामेंट या कि पहली ही विधायिका, 2 में से जो भी आप लिखना चाहें। अब पहली संसद, पहली विधायिका किस तरीके से बन गई? अब चूंकि जब देश आजाद हो गया है तो अब देश का काम केवल ये नहीं, संविधान बनाना भर काम नहीं है। अब जब देश आजाद हो गया तो अब यहाँ पे अंग्रेजी सरकार तो है नहीं, तो अब तो देश आजाद होने के बाद देश के लिए जो आम कानून लागू करना है या कि देश, ताकि लोग अच्छे से रह सके, सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाए। जब संविधान बनेगा तब उसके अनुसार काम होगा, लेकिन जब तक संविधान नहीं बनता तब तक तो देश को गवर्न करना है, देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको कानून भी लागू करना जरूरी। तो एक तरीके से 2 संस्थाएं आपको देखने को मिलती है, पहली संविधान सभा और दूसरी विधायिका। अब देखो संविधान सभा का काम क्या था और विधायिका का काम क्या था। संविधान सभा का काम था देश में संविधान, देश के लिए संविधान बनाना, और पहली संसद या कि विधायिका का काम क्या था कि देश में आम कानून को बनाना, जो आम कानून है उनको बनाना। तो अब ये दोनों काम एक ही व्यक्ति कर रहे थे। अब चूंकि 1947 के टाइम पे भाई एक तरीके से इलेक्शन तो हुए नहीं थे कि इलेक्शन हो गए हों तो भाई आम कानून लागू करने के लिए अलग से सरकार बन गई हो, वही जो संविधान सभा का गठन हुआ तो वही ये काम कर रही थी। तो जब संविधान, इसको अलग अलग दिन काम करना था, अलग अलग दिन ऐसी बैठक होती थी संविधान सभा की। जिस दिन संविधान सभा की बैठक हो एज ए संविधान सभा, उस दिन उसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
जिस दिन संविधान सभा के रूप में बैठक होती थी उस दिन अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जिस दिन विधायिका के रूप में अध्यक्षता होती थी, जिस दिन संविधान सभा की बैठक होती थी विधायिका के रूप में आम कानून को लागू करने के लिए, उस दिन कौन उसकी अध्यक्षता करते थे? उस दिन करते थे जीवी मावलंकर। ये थोड़ा नाम आप याद रखिए, जीवी मावलंकर। ये नाम आपको जानने को मिलता है कि इसीलिए हम इनको कहते हैं देश का पहला लोकसभा अध्यक्ष। देश का पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। तो जब भी संविधान सभा किसके रूप में काम कर रही है? विधायिका के रूप में काम कर रही है, तो उसके अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर। और जब संविधान सभा किसके रूप में काम कर रही है? एज ए संविधान सभा, एज ए संविधान बनाने वाले, तो उसकी अध्यक्षता कौन करें? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरीके से आपको एक ही टाइम पे संविधान सभा का दो काम आपको देखने को मिलता है, संविधान बनाने का भी काम आपको देखने को मिलता है और आम कानून को लागू करने के लिए भी आपको कानून मिलते हैं। तो इस तरीके से स्वतंत्रता अधिनियम। इसके अलावा और जो मुख्य रूप से चेंज किया गया था वो किया गया था सीट्स में परिवर्तन किया गया था। अब चूंकि आपको पहले जो देखने को मिलता है वो तो कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का गठन किया गया था, उसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी। तो अब जब मुस्लिम लीग क्या होगी? स्वतंत्रता मिल गई, जब देश आजाद हो गया तो मुस्लिम लीग तो अलग हो गई, उनके लिए तो अलग देश ही बन गए, उनके लिए पाकिस्तान बन गए। तो अब जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे जो पहले संविधान सभा में शामिल थे, अब वो तो रह नहीं गए, तो उनको हटा करके अब नई एक तरीके से सीट बनाई गई कि अब वो नई सीट में कितने कितने लोगों की संख्या थी उसको देख लेते हैं। तो जो नई सीट थी उसमें थे 299 सीट्स थी। 299 में 229 थी ब्रिटिश भारत की और 70 की थी रियासत की। 299 229 किसकी थी? ब्रिटिश भारत की थी और 70 किसकी थी? रियासतों की थी। 299 ब्रिटिश भारत और 70 रियासतों की थी। तो इस तरीके से सदस्य संख्या थी। तो दो चीजें आपको देखने को मिल रहा है स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, एक तो सीटों की संख्या चेंज कर दी गई और दूसरा स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत कुछ और चेंजेस किए गए, विधायिका के रूप में काम करने लग गए। तो कुछ अन्य कार्य भी हुए थे। अन्य कार्य जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो इस प्रकार थे कि मई 1949 को, मई 1949 में क्या हुआ था? मई 1949 में हुआ था कि भारत देश ने या कि भारत की सरकार ने जो उनकी राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया था। मई 1949 में सरकार ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया था। सरकार ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया था। राष्ट्रमंडल से मतलब क्या है? राष्ट्रमंडल से मतलब है आपका कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल इट मींस कॉमनवेल्थ। अब राष्ट्रमंडल क्या था? राष्ट्रमंडल ये था कि अब जब देश आजाद हो रहे थे तो कोई ऐसा तो है नहीं कि केवल भारत देश आजाद हो रहा था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था? जितने भी एशिया और अफ्रीका के क्या थे, एशिया और अफ्रीका के जितने भी उपनिवेश थे, जितनी भी कॉलोनीज थी, जहां जहां पे इंपीरियलिज्म था, जहां जहां पे साम्राज्यवाद था, ब्रिटेन का और जो दूसरे यूरोप के कंट्रीज थे उनका, वो सब देशों को अब आज़ादी मिल रही थी। तो अब जब सब देशों को आज़ादी मिल रही थी तो ब्रिटेन का कहना था कि आखिरकार हमारे और आपके बीच जो रिलेशन है वो पूरी तरीके से खत्म ना हो। तो उस रिलेशन को पूरी तरीके से ना खत्म करने के लिए एक ऐसा संगठन का गठन कर दिया जाए, एक ऐसा ग्रुप बना दिया जाए जहां पे सारे देश लोग क्या हो जाएं, शामिल हो जाएं। तो ये कॉमनवेल्थ था का उसमें कौन कौन शामिल थे? जितने भी ब्रिटेन की कॉलोनीज थी वो सब शामिल थे। तो पहले तो भारत जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले उसकी सदस्यता ले ली गई थी, लेकिन जब भारत देश आज़ाद हो गए तो उस समय क्या किया गया? इसकी राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, हमारी आलोचना भी होता है, क्रिटिसिज्म भी होता है, सरकार की क्रिटिसिज्म हुआ था। उनका ये कहना था कि भाई ऐसा कैसे आप कर सकते हो, बिकॉज ऑफ अगर हम देखते हैं कि अगर इस चीज के बारे में बात किया जाए तो हमारे देश की पॉलिसी क्या थी? नैम की थी। नैम मतलब
नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइन मूवमेंट, या कि इसको बोल सकते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो जब नॉन अलाइन मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन की नीति थी, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के तहत क्या कहा गया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन के तहत कहा गया था भारत सरकार के द्वारा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं, हम किसी भी अलायंस में शामिल नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कोल्ड वॉर के टाइम पे दो अलायंस चल रहे थे। अगर आपको पता होगा तो कोल्ड वॉर के टाइम पे दो अलायंस या कि दो धड़े, दो शक्तिशाली पोल्स, एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। तो यूएसए और यूएसएसआर दो क्या थे? एक तरीके से पावरफुल थे, विचारों में भी मतभेद था और साथ में टेक्नोलॉजी में मतभेद था, शक्ति वाले देश थे। क्योंकि इससे भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप तो पूरी तरीके से तबाह हो गया था। तो एक यूएसएसआर बचा था, पूर्व सोवियत संघ बचा था, और एक यूएसए बचा था जिसमें रसिया लीड कर रहा था, और यूएसए में नाटो था जिसको यूएसए लीड कर रहा था। तो ये दो ध्रुव थे। तो एक तरीके से भारत की नीति थी कि ना ही हम यूएसए के साथ हैं, ना ही हम यूएसएसआर के साथ हैं, हम नैम के साथ हैं। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा भारत सरकार की आलोचना भी की गई कि जब आप नैम को फॉलो करें तो राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल तो एक तरीके से आपके इंपीरियलिज्म, आपके कॉलोनीज या कि आपके उपनिवेशवाद का ही क्या है? एक प्रतीक है। तो इसको लेकर के मतभेद हुआ था, लेकिन फिर नेहरू जी ने जैसा कहा था कि अब चूंकि हम ऐसे समय पे हैं जब एक तरीके से देखा जाए तो हर एक देश क्या है? अपनी ताकत बढ़ा रहा है। तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? हम पूरी तरीके से किसी देश को नकार नहीं सकते, हमें कुछ तो अपनी सिक्योरिटी के लिए भी चाहिए रहेगा। तो ये अपनी सिक्योरिटी के लिए एक तरीके से कॉमनवेल्थ में शामिल हुए थे, और साथ में कॉमनवेल्थ में ब्रिटेन नहीं शामिल था, कॉमनवेल्थ में वो सब देश शामिल थे जो एक तरीके से जिनको उपनिवेश बनाया गया था। तो एक तरीके से सारे शोषित ही लोग शामिल थे। तो उनमें शामिल होना हमारे लिए कोई बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। तो यहाँ पे ये चीज़ रखी गई थी। तो मई 1949 में, मई 1949 में क्या किया गया था? यह किया गया था। अब इसके बाद जो एक आपके लिए और एक इंपॉर्टेंट जानकारी आती है कि राष्ट्रीय ध्वज को, जो आपका नेशनल फ्लैग है, उसको कब क्या किया गया था? उसको कब अपनाया गया था? तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को क्या अपनाया गया था? राष्ट्रीय ध्वज को। देश का जो राष्ट्रीय ध्वज था, देश के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे आए कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, कब अपनाया गया, तो डेट से क्वेश्चन इधर उधर होता है। और जब देश आज़ाद हुआ था, कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। और इसके अलावा दो तीन और डिटेल है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है कि 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को दो तीन चीजें और महत्वपूर्ण हुई थी। सबसे पहले राष्ट्रीय गान, जो राष्ट्रीय गान है आपका, जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। आप लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय गान कौन सा है हमारे। इसके अलावा राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, नेशनल सॉन्ग्स को अपनाया गया था, वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। इसके अलावा राष्ट्रपति का चुनाव किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया, देश का पहला राष्ट्रपति चुना गया। तो ये 3-4 डिटेल्स आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ और 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। 24 जनवरी 1950 मतलब 2 दिन बाद क्या आपको मिल जा रही है? 2 दिन बाद आपका रिपब्लिक डे आ रहा है, गणतंत्र दिवस आ रहा है, जब आपका संविधान बना था, संविधान आपका बना था, रिपब्लिक। आप गणतंत्र दिवस अपनी घोषित करते हो कब? 26 जनवरी को। तो 26 जनवरी यानी उससे 2 दिन पहले ही इन 3 चीज़ों के बारे में कहा गया था। और 24 जनवरी 1947 मतलब जब 15 अगस्त 1947 तो भाई देश आज़ाद हो गया, तो उसके लिए आपको नेशनल फ्लैग तो चाहिए।
तो ये चीज़ किया गया था। तो ये थोड़ी आपकी स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित कुछ डिटेल हो गई। अब कुछ कमेटीज, जो संविधान का गठन करने के लिए जो कमेटीज बनाई गई थी, वो कमेटीज आपके लिए जरूरी है कि किस तरीके से संविधान बनाया जाएगा। अब संविधान कोई एक व्यक्ति तो बना नहीं लेगा, संविधान सभा में जितने सदस्य हैं वो सब मिलकर के बनाएंगे, लेकिन संविधान सभा में एक कमेटी भी तो होनी चाहिए, समिति होनी चाहिए, और एक एक चीज को महत्वपूर्ण जो चीज थी उनके एक एक अध्यक्ष बना दिए गए थे। तो वो संविधान सभा की जो कमेटीज थी उसको अपन देख लेते हैं। तो जैसे हमें सबसे पहले नाम पता चलता है कि हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन कौन सी कमेटी थी, उनके वो अध्यक्ष बनाए गए थे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सी, राज्यों के साथ समझौता करने वाली कमेटी, ये याद रखिएगा। जो राज्यों के साथ समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे, राज्यों के साथ समझौता करने वाली, जो राज्यों के साथ समझौता करने वाली जो समिति थी उसके सदस्य कौन थे, या कि उनके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अलावा संविधान संघीय समिति, संविधान संघीय समिति यानी संविधान किस तरीके से होगा, संघीय होगा कि नहीं होगा। संघीय इट मींस किस तरीके से, संघ से मतलब होता है फेडरल, लेकिन हमारे देश में जो फेडरल शब्द का न यूज करके हमारे शब्द में किसका यूज किया गया, यूनियन का किया गया। हमारे देश में यूनियन टाइप की संघ व्यवस्था है, ना कि फेडरल टाइप की। फेडरल टाइप में क्या होता है, फेडरल टाइप और यूनियन टाइप में दो टाइप का एक तरीके से आपको अंतर देखने को मिलता है। फेडरल में ये होता है कि भाई सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास इक्वल पावर होती है, कि यहाँ पे जो सेंट्रल है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके पास भी इक्वल पावर रहेगी, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास भी क्या रहेगी, इक्वल पावर रहेगी, दोनों के पास बराबर पावर। और इसका उदाहरण आपको देखने को मिलता है यूएसए, सेंट्रल और स्टेट के बीच में इक्वल पावर। और उसको इसलिए कहा गया बिकॉज ऑफ, चूंकि यहाँ पे यूएसए में क्या था, राज्यों के साथ समझौता हुआ था। यूएसए मतलब जितने भी वहां पे अलग अलग स्टेट थे, वो सब लोगों ने बोला कि हम सब लोगों का हित किससे जुड़ा हो, हम सब लोगों का हित इससे जुड़ा कि हम सब आपस में क्या समझौता कर लें और हम सब आपस में एक हो जाए। तो ये चीज किया गया था यूएसए में। तो यूएसए में जब आपस में समझौता हुआ, तो समझौता में ये होगा ना कि बराबर शक्ति दी जाएगी। तो यूएसए में क्या है, फेडरल टाइप का, और फेडरल टाइप में क्या है, वहां राज्यों के बीच में समझौता है, राज्यों के बीच में समझौता है, और आप समझौते को यहीं तोड़ सकते हैं। स्टेट क्या है, समझौते को खत्म कर सकता है। स्टेट कभी भी यूएसए जो देश है उससे निकल सकता है, जितने भी उनके पास स्टेट है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें यूनियन टाइप की, जो हमारे भारत देश ने अपना है, वहां पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर दी गई है, केंद्र सरकार के पास ज्यादा पावर दी गई, और स्टेट गवर्नमेंट को कम पावर दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या है, ज्यादा पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या है, कम पावर है। इसके साथ साथ ये भी बोला गया है कि राज्य क्या है, राज्यों के पास किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं है, राज्य समझौता नहीं है, राज्यों को भारत देश में रहना ही पड़ेगा, राज्यों को भारत देश में रहना ही पड़ेगा। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ, विभाजन हुआ। उस टाइम पे देश के दो टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गए। तो उस टाइम पे ये बोला गया कि अगर स्टेट को और ज्यादा हमने ताकत दी, स्टेट को, राज्य को हमने और ज्यादा ताकत दी, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि भाई राज्य क्या करेंगे, राज्य और ज्यादा अपने आप को, उनके अंदर और ज्यादा क्षेत्रीयता की भावना आ जाएगी, उनके अंदर और ज्यादा रीजनलिज्म की भावना आ जाएगी, और वो क्या करेंगे, और वो और ज्यादा देश से अलग हो सकते हैं, देश के और ज्यादा टुकड़े हो सकते हैं। जो पहले देश केवल भारत और पाकिस्तान में डिवाइड हुआ था, भारत और पाकिस्तान से अब नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन अलग हो सकता था, उनका साउथ का रीजन अलग हो सकता था। तो ये जो रीजन थे, जैसे हिमालयी क्षेत्र, यहाँ पे भी हो रही थी, दिक्कतें हो रही थी। तो एक तरीके से ये सारी चीजें ना हुई, इसके कारण क्या किए गए, स्टेट को कम पावर दे दिया और सेंट्रल को ज्यादा पावर दे दिया, यानी राज्यों के साथ समझौता नहीं था। एक तरीके से राज्य अलग नहीं हो सकते, राज्य समाप्त नहीं हो सकते, राज्य अलग होकर के देश का निर्माण नहीं कर सकते। जैसे मध्य प्रदेश है या कि कोई दूसरा, जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट होते हैं, जैसे नागालैंड हमेशा अधिक की मांग करता है, लेकिन नागालैंड की मांग को कभी भी माना नहीं जाता है। ठीक,
तो ये हो गया संविधान संघीय समिति। इसके अलावा और कौन सी कमेटी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू? तो और जो कमेटी के थे, एक संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, और एक और के थे प्रारूप संविधान की जांच के लिए, या कि प्रारूप जो संविधान का एक प्रारूप बनाया गया था, एक ड्राफ्ट बनाया गया था, अब उसकी जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उनके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो प्रारूप, या कि ये बोल सकते हैं संविधान के प्रारूप, संविधान की जो प्रारूप कमेटी बनाई गई थी, प्रारूप कमेटी बनाई गई थी, उनकी जांच करने के लिए कि प्रारूप कमेटी के द्वारा जो काम किया गया वो एग्जैक्ट काम किया गया कि नहीं किया गया है। तो प्रारूप कमेटी के द्वारा जो काम किया गया था उसकी जांच के लिए, उसकी जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, और वो कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जैसे आपको ये भी पता होगा, प्रारूप कमेटी जो थी, जो संविधान का प्रारूप जिसको बनाना था, जिसको संविधान का कानून बनाना था, एक तरीके से ड्राफ्ट बनाना था, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति। अगर मैं बात करूं तो संविधान सभा में अगर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ही थे। और अगर इनके बाद कोई आते हैं तो संविधान सभा के सलाहकार है ना, B.N. राव, वो आ जाते हैं। लेकिन जो संविधान सभा में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे उन्हीं को ये दारोमदार दिया गया कि भाई आप प्रारूप समिति के अध्यक्ष बन जाइए, आप पूरा का पूरा एक ड्राफ्ट बनाइए। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो आते हैं, अब जवाहरलाल नेहरू के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम बात कर लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर मैं बात करूं दूसरे या कि पहले, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में हमेशा ये हो सकता है कि कौन पहला व्यक्ति है, कौन ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश की आंतरिक राजनीति में, या कि देश के पूरे अंदरूनी माहौल में उनसे ज़्यादा पावरफुल तो शायद कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। लेकिन चूंकि जवाहरलाल नेहरू एक तरीके से दूसरे देश का दौरा कर चुके थे, हर एक जगह जा चुके थे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझते थे, कूटनीति को समझते थे, और जितने ज़्यादा देशों का दौरा जवाहरलाल नेहरू ने किया था उतना देशों का दौरा तो स्वयं महात्मा गांधी ने नहीं किया था। जिनको ये कहा जाता था कि भारत देश का प्रतिनिधि करने वाले कौन है? केवल महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के समय पे ये कहा जाने लगा कि महात्मा गांधी का अब प्रतिनिधि, अब उनका वारिस कौन होगा? उनका वारिस जवाहरलाल नेहरू होगा। तो अब जब जवाहरलाल नेहरू होंगे तो उस हिसाब से जवाहरलाल नेहरू को ऐसे कह दिया जाता है कि पहले में है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। देश के पहले गृह मंत्री थे और देश के उप प्रधानमंत्री भी थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कौन कौन सी समिति का गठन किया गया था? सरदार पटेल, मैं वल्लभ भाई पटेल नहीं लिख रहा हूं, सरदार पटेल। तो सरदार पटेल के द्वारा जो एक तो पहला था, रियासतों के साथ जो समझौता करने वाले थे, जो रियासत के साथ एक तरीके से सभी रियासतों को क्या किया था उन्होंने? एक किया था। जैसे मैं बताया था 552 देशी रियासतें थी, तो 552 देशी रियासतें, मतलब समझ लीजिए कि अगर देश का ये 552 देशी रियासतें अगर भारत देश में शामिल नहीं होती तो देश के 552 टुकड़े हो जाते। तो उस हिसाब से 552 देशी रियासतें कहाँ जो थी, उनको उनके साथ समझौता करने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो रियासतों के साथ समझौता वाली समिति के थे। इनके अलावा प्रांतीय संविधान समिति के समिति, जो आपने संघ शक्ति, जो संविधान संघीय समिति है, या कि प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संघीय समिति आप लिख लीजिए, प्रांतीय संघीय समिति। प्रांतीय संघीय समिति के भी कौन थे? अध्यक्ष थे सरदार पटेल। इसके अलावा थर्ड अगर मैं बात करूं तो जो हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट था, जो हमारे देश में अल्पसंख्यकों या कि जो माइनॉरिटीज के लिए था, या कि जनजातीय क्षेत्रों के साथ जो समझौता करना था, उसके लिए जो कमेटी थी उनके साथ ये पूरा का पूरा दारोमदार उनके साथ तालमेल बिठा करके चल रहे थे। और पूरा का पूरा उन्हीं के ऊपर ही था कि भाई
सब चीज सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार जो हमारे देश में नागरिकों को प्राप्त हैं। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज थे, माइनॉरिटीज मीन्स अल्पसंख्यक, जो आपको मालूम है कि उस समय माइनॉरिटीज कौन थे, मुस्लिम से माइनॉरिटीज। और इसके अलावा जो शेड्यूल्ड ट्राइब थे, इन सब के साथ जो समझौता करने वाली समिति थी, उनके कौन थे, ये अध्यक्ष थे। तो इस तरीके से सरदार पटेल के द्वारा भी एक काम महत्वपूर्ण किया गया था। तो ये होगा। इसके अलावा जो दूसरे व्यक्ति थे, जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो ये तो बिल्कुल क्लियर ही। और इसके बाद जो थे वो आपके आ जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर पट्टाभी सीतारामैया और फिर जी.वी. मावलंकर साहब। तो ये दो चार नाम और आप लोग को मैं लिखा दूंगा। तो इतना टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे तो संविधान समूह की समिति ये थोड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर ये चीज़ अगर आप जान गए तो इसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इस संविधान सभा से संबंधित इतनी बातें आप थोड़ा सा समझे रहिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये संविधान सभा वाला टॉपिक जो रहेगा उसमें 2-3 डिटेल बची हैं, वो 2-3 डिटेल को मैं आपको अगली क्लास में करा दूंगा। और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि अपने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा के बारे में आप जान गए। तो अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करते हैं कि 1773 के रेगुलेशन एक्ट से शुरू करते हैं, कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वहाँ से शुरू करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन भी आते हैं और साथ में बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है। सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो उसको लेकर के हम चलेंगे। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, फिर इस क्लास को हम अगले दूसरे दिन हम इसको बढ़ाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास।